कोरोना काल पर जनसंवाद का सबसे बड़ा मंच कर ये आगे भी चला जाएगा। जो हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है जी न्यूज का जनसंवाद अभियान। जी हाँ, देश में लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले घट नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। और सोचिए जरा सी छूट मिलते ही लोगों ने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, शराब की दुकानों के बाहर कैसे भीड़ जमा हो गई, आपने लगातार देखा है। और इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि संक्रमण बढ़ेगा ही। तो कुल मिलाकर कोरोना को खत्म करने का सबसे कारगर हथियार क्या है? वैक्सीन है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। भारत में कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, ये भी हर कोई जानना चाहता है। वैसे आपको ये बता दें कि आज से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। कोरोना काल से जुड़े तमाम सवाल जिनके जवाब लेकर हम आए हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान। और इस बीच एक और बड़ी खबर कि ये जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जेईई मेन की जो परीक्षा है वो 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी, वहीं जो एडवांस की परीक्षा है वो अगस्त में होगी। ये भी कहा है सारे देश के, चाहे हमारे कुलपतिगण हैं, सभी महाविद्यालय और सभी शिक्षा विभाग, उनसे ये अनुरोध किया है कि वो ये भी देखें कि किस स्थान पर क्या परिस्थितियां हैं। यदि ये लगता है कि जुलाई में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाई हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्राविधान हमने किया है। और उसके लिए विशेष प्राविधान ये क्या है, जो रेड जोन से उबर नहीं पाएंगे उनके लिए जो पहले वर्ष का हो उसे नहीं मिला। तो आपने देख लिया, जानकारी देते हुए एचआरडी मिनिस्टर साफ करते हुए जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। तो जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें अपनी तैयारी में और तेजी लानी होगी। तो हमने आपको बताया, आपके सवाल हम अपने इस मंच पर उठाते हैं, एक्सपर्ट्स उनके जवाब देते हैं। आपको बता देती हूँ, हमारे साथ आज डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत हैं, कोरोना टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं केजीएमयू लखनऊ से। और साथ ही अरविंद जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी से। हम पहला सवाल ले लेते हैं, कोलकाता से चंपत राय का सवाल है। और सवाल ये है, बेसिक सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं कि भारत में, क्योंकि दुनिया भर में शोध चल रहा है, 100 से ज्यादा जगह हैं जहां पर ये शोध चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से ये अहम हो जाता है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और इस दिशा में जो वैज्ञानिक हैं वो कर क्या रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए चंपत राय जी के। हर एक जन के दिमाग में आज यही सवाल है कि इस कोरोना महामारी से कब हमें छुटकारा मिलेगा। और किसी भी वायरस से प्रोटेक्शन का सबसे कारगर तरीका होता है वैक्सीन, उसके बाद होती हैं दवाइयां। तो आज के दिन कम से कम 100 कैंडिडेट वैक्सीन हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। 5 वैक्सीन ऐसे हैं जिनके ऊपर फेज 1 ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये पहली बार है शायद पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में, कि इतना जोर शोर से एक वैक्सीन पे काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इस वैक्सीन का हमें अनुभव सार्स 2003 के और मर्स 2012 के जो इन्फेक्शन के समय जो काम हुआ था वैक्सीन पे, वो भी शायद इसमें थोड़ा काम आ रहा है। लेकिन और जो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने भी बहुत जल्दी अप्रूवल्स दिए हैं ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। एक नए तरीके के ट्रायल हो रहे हैं, एक से ज्यादा कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं एक ही वैक्सीन पे। दूसरा, एक एडेप्टिव मॉडल तैयार किया गया है कि जब आप ट्रायल शुरू करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि एक ट्रायल जैसे शुरू हो गया आपको उसको पूरा खत्म करना पड़ेगा, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अगर आपका कोई रिजल्ट ठीक नहीं भी आ रहा तो। लेकिन अभी एडेप्टिव मॉडल है कि अगर आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है अपने ट्रायल को बीच रास्ते में तो वो भी हो रहा है। बट ऑल सेड एंड डन, सब कहा अगर हम सब कुछ अच्छा भी हो तो भी मुझे लगता है 1 साल से पहले कोई इफेक्टिव वैक्सीन क्लिनिकल यूज के लिए, आम जनता के यूज के लिए आना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर उससे पहले आता है तो वैज्ञानिकों की बहुत वो इसमें वाहवाही है, लेकिन 1 साल तो इसमें लगेगा। ठीक, सभी एक्सपर्ट से यही एक अपील की जवाब जितना छोटा रखेंगे उतने ज्यादा हम सवाल ले पाएंगे। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, ये अगला सवाल मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। अभिषेक पंचाल हैं, साहिबाबाद में रहते हैं। उनका सवाल ये कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का नाम काफी सुनने को मिल रहा है, ये कितनी कारगर है, कितनी इफेक्टिव है? जैसे कि पहले भी प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, पहले भी कई डिजीज या इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, वायरल इन्फेक्शंस के लिए।
तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इस बार भी इस नई वायरस के लिए यूज किया जाएगा। और अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिवियरली इल है, सिक है, वेंटिलेटर पे है, तो हम लोग इसको ट्रायल पे ले रहे हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कोई वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं, कोई ड्रग अप्रूव नहीं है, तो दैट इज द ओनली होप व्हाट वी आर हैविंग कि हमारे पास एक प्लाज्मा थेरेपी है। ठीक। रमेश प्राशर नोएडा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कितनी ज्यादा फायदेमंद है? डॉक्टर सुशीला कटारिया। देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत ही प्रॉमिस के साथ यूज की गई है। इसको हम रीपर्पसिंग ऑफ मेडिसिन कहते हैं कि जो दवाई किसी और काम के लिए यूज हो रही थी, हम उसको रीपर्पस करके कोविड में यूज कर रहे हैं। ट्रायल हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल फेवरेबल आए हैं, कुछ ट्रायल इसके फेवरेबल भी नहीं आए हैं। तो इस अभी भी ये एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन ही है, क्योंकि हमारे पास कुछ और ज्यादा बेहतर है नहीं, तो इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही हमारा बेस्ट गेस है। बट इसके जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ जो ट्रायल हो रहे हैं उनके रिजल्ट अभी 2-3 महीने में आएंगे, तब हम पक्के तौर पे कह पाएंगे कि ये इसकी कारगर दवाई है या नहीं है। अभी ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे कंपैशनेट ग्राउंड्स पे यूज हो रही है, कोरोना ट्रीटमेंट के लिए भी और कोरोना प्रिवेंशन के लिए भी। दिल्ली से चंद्रमोहन जी का सवाल है, लॉकडाउन में छूट से दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो रही है, इससे क्या संक्रमण का खतरा बढ़ नहीं जाएगा? डॉक्टर सुरुचि शुक्ला। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उनसा तकनीकी खामी मैं सुन नहीं पाई आपको। जी मैम, ये हमारे एक दर्शक हैं चंद्रमोहन जी, दिल्ली से ये सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है इससे दुकानों पर तो भारी भीड़ जमा हो रही है, हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे तो संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा? उनका सवाल यही है। इस जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को घर में रखिए, सुरक्षित रखिए, एकमात्र सहारा है इस चेन को तोड़ने का, इस वायरस की चेन को तोड़ने का। लेकिन किया जा रहा है हाई रिस्क जोन या कंटेनमेंट जोन में अभी भी रियायत नहीं बरत रही है सरकार। जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वहीं पे खोलने को है, तो अपने के साथ अगर जो लोग बाहर भी आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशन के साथ ही बाहर आएं, ताकि इस वायरस से लड़ने में सबको मदद मिले, देश को भी मदद मिले। ठीक। अनीशा चौधरी हैं फरीदाबाद से, वो कह रही हैं सभी चीजें महंगी हो रही हैं, कोरोना से लड़ाई के साथ साथ क्या हमें अब महंगाई से भी लड़ना पड़ेगा? डॉक्टर सूर्यकांत बोलना चाहेंगे, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि संकेत तो साफ है, पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो रही। ऐसा नहीं है, अगर महंगाई हो गई है तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आप 2 सब्जियां खाते थे तो आप 1 सब्जी से काम चला सकते हैं। ये आपातकाल चल रहा है, WHO द्वारा डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, एपिडेमिक एक्ट के तहत हम गवर्न है। आप सोचिए, आपको सब्जी महंगियां लग रही हैं, दूसरी तरफ किसान हैं जिनकी सब्जियां खेतों में सड़ रही हैं, ये भी है एक दूसरा पहलू। तो ये हमें सभी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कौशलेंद्र सिंह है दिल्ली से, वो पूछ रहे हैं आज से दिल्ली में डीजल महंगा हो गया है, क्या किसानों पर इसकी मान नहीं पड़ेगी? अरविंद जैन जी, सवाल तो है। बिल्कुल पड़ेगी, देखिए पड़ेगी, और हमें हर कंटिंजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट ईयर साबित होगा 2020, और हमको सबको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके डीजल का कम से कम उसकी खपत करके और हमें काम चलाना होगा। मोहिनी शर्मा देहरादून से ये पूछ रही हैं कि देश भर में लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस क्या करे? अरविंद जैन जी, ये सवाल भी सर आप ही के लिए है सर। मैं जरा पूरा समझ नहीं पाया इसको। लॉकडाउन की घटनाएं, देश भर में लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं थम नहीं रही, रुक नहीं रही, स्थानीय प्रशासन और पुलिस कर क्या रहे हैं? देखिए, हर चीज स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ में नहीं होती है, थोड़ा लोगों को भी सेल्फ रेस्ट्रेंट दिखाना होगा, लोगों को भी एक अपने राइट्स और संपर्क टूट गया हमारा अरविंद जैन जी से। जब वापस संपर्क स्थापित होगा, इस्टेब्लिश होगा, तो उनसे जरूर पूछेंगे आगे के सवाल। कई सवाल है इससे जुड़े हुए। श्याम सुंदर दत्ता जी हमीरपुर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि शराब की दुकान खुल सकती है तो टी स्टॉल क्यों नहीं, जबकि चाय बेचने वाले ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर सूर्यकांत। क्या पूछा आपने? मेरा कनेक्टिविटी थोड़ी में कम हो गई थी। सर सवाल ये है श्याम सुंदर दत्ता जी का कि शराब की दुकान खुल सकती है तो टी स्टॉल क्यों नहीं खुल सकती? चाय बेचने वाले ज्यादातर गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है।
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सरकार को अपने रेवेन्यू की जरूरत थी तो उन्होंने प्राथमिकता शराब की दुकान को दी। लेकिन हाँ, छोटे गरीब भाई हैं जो कि टी स्टॉल चलाते हैं, लेकिन समस्या वहीं बनी रहती है। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग, चाहे वो टी स्टॉल हो और चाहे शराब की दुकान हो, दोनों जगह अगर मेंटेन नहीं की जाएगी तो जो कोरोना की लड़ाई हम लड़ चुके हैं और जो बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, ये अब तक की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखिए, सरकार की तैयारी अच्छी है, लेकिन जनता की भागीदारी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, जो कि नहीं दिखी। कल बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग का रूल्स का वायोलेशन हुआ, इसलिए ये कह पाना कि छोटे छोटे टी स्टॉल या ऐसे हो जाएंगे तो इन पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, ये मुझे डाउटफुल लगता है। तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ता अभी रहने ही दिया जाए, वही ठीक है। राजकुमार शर्मा का सवाल है कि सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं, लेकिन जिनके पास अपना साधन नहीं है वो दफ्तर जाएंगे कैसे? डॉक्टर सूर्यकांत, सवाल अहम है। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे जी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसके पास अपना साधन नहीं है वो कैसे पहुंचेगा ऑफिस? ऑफिस तो ये बात नहीं समझेगा। आप देखिए, मोटरसाइकिल पे अलाउ किए गए हैं, 2 व्यक्ति अलाउ किए गए हैं, कार के अंदर ड्राइवर के समेत 3 व्यक्ति अलाउ किए गए हैं। किस में रोका है आपको साइकिल चलाने के लिए? साइकिल पे आप अकेले जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा सकते हैं, और अपने कार पे जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर बंद है, ये एक समस्या हो सकती है। तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, पूल शेयरिंग कर सकते हैं कार की, पड़ोसी के कार में साथ में जा सकते हैं। और नहीं है तो आपने ऑफिस को फोन करिए, अपनी समस्या को बताइए, आप प्रशासन को फोन करिए, समस्या बताइए, समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। धर्मेंद्र द्विवेदी है बुलंदशहर से, वो कह रहे हैं लॉकडाउन बार बार बढ़ाया जा रहा है, इससे पूरी तरह मुक्ति मिलेगी कब? ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद जैन जी। मुझे नहीं लगता कि देखिए इसका कोई भी आंसर दे सकता है। डिपेंड करता है कि ये हमारा केसेस की बढ़ने की संख्या कब तक रुकेगी, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा, वो पब्लिक के हितों को ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं। पैंडेमिक ना फैले इस हिसाब से लिए जा रहे हैं। अब तक हम इसमें काफी सक्सेसफुल हुए हैं, पर मुझे लगता है धीरे धीरे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने काफी छूट दी है, और 2 हफ्ते के बाद और छूट मिलने की संभावना है, अगर हम सब लोग डिसिप्लिन में रहें, पूरा कंट्री डिसिप्लिन में रहना सीखे। प्रदीप राठौड़ हैं गुरुग्राम से, कह रहे हैं कि मैं गुरुग्राम में रहता हूं, नई दिल्ली में नौकरी करता हूं, इस समय गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर सील है, मेरे पास विकल्प क्या है? डॉक्टर सूर्यकांत, आप बताएं। आ जाएंगे किसी भी जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है, चाहे वो जाने की व्यवस्था हो। हम तो पेशेंट का देख रहे हैं, पेशेंट हमारे पास बहुत दूर दूर के जो जरूरी पेशेंट है वो भी आ जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पास दे रहा है। तो ये अपने वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें, इनको जरूर सुविधा मिलेगी। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत जी, ये हमें कई लोगों ने लिखा, जितने भी नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए सर, उनके नंबर या तो बिजी आते हैं या तो ऑफ आता है फोन सर। नहीं, देखिए 3 तरह के नंबर है, एक लैंडलाइन नंबर है, एक टोल फ्री नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं तो अपनी समस्या को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई आएगा। संजय कुमार वर्मा है, पूछ रहे हैं क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोचिंग सेंटर पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? बच्चों से जुड़ा हुआ ये अहम सवाल है डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए, अभी तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है पढ़ाने का, तो क्यों नहीं कोचिंग वाले भी ऑनलाइन सिस्टम करते हैं। मेरी बिटिया है, वो भी पढ़ती है, उसकी भी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, और हम लोग लाइव वेबिनार कर रहे हैं। आज विश्व अस्थमा दिवस है, अभी अभी हम लोगों ने एक लाइव वेबिनार, ऑल इंडिया वेबिनार खत्म किया है। तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोरोना ने सिखा दिया है कि एक ऑल्टरनेटिव आप तैयार रखिए ऑनलाइन का। मुझे भी लगता है कि इनको ऑनलाइन कोचिंग का ही ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। मुंबई से सुरुचि वर्मा हमसे पूछ रहे हैं कि घर में रहकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल खान पान में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? डॉक्टर सुरुचि। खान पान के लिए आप सुबह उठ के जरूर गर्म पानी का काढ़ा लें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बताया है कि उसमें दालचीनी, लौंग, अदरक का एक काढ़ा तैयार करें और उसको पिएं रोज सुबह। व्यायाम बहुत जरूरी है, समय लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं घर में रह रहकर, तो व्यायाम जरूर करें। घर में समय समय पे खाएं, तेली फैटी चीजें ज्यादा ना खाएं उसमें। डॉक्टर सुशीला, आप ऐड करना चाहेंगे मैम? 20 सेकंड्स। और हाँ जी, मैं भी यही लोगों को सलाह दूंगी कि जो फल फ्रूट हैं वो ज्यादा खाएं। ऐसी चीजें जो आपके गले के लिए ठीक नहीं है, अचार है, विनेगर है, खट्टी चीजें हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ठंडी ऐसी चीजें हैं, उनका भी सेवन ना करें, और पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे या ल्यूकवार्म लें।
ठीक, आपसे मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन अपने दर्शकों से एक बार फिर इस अपील के साथ, नंबर अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। आपकी कोई भी दुविधा है, शंका है, कोई सवाल है, आप अपना सवाल हमें मैसेज कीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर 9811189333 पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। सोशल मीडिया पर #AskZee के माध्यम से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएंगे और आपकी शंका दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.